आप ये कह के बच सकते हैं कि मुझसे बड़ा चोर मेरे पड़ोस में रहता है, मुझे मत गिरफ्तार कीजिए। मैं छोटा चोर हूं, लेकिन मुझसे बड़ा चोर मेरे पड़ोस में रहता है। नमस्कार, क्या कहता है कानून एजुकेशनल सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी आज की चर्चा का विषय एक वीडियो है। ये वीडियो मुझे किसी ने भेजा है, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो रिलेटेड है फॉल्स वेट एंड मेजर्स के यूज़ पर, उसकी सेलिंग पर, उसके पोजेशन पर। यानी कोई भी व्यक्ति कोई झूठा तोलने का या मापने का यंत्र या किसी प्रकार के तराजू बट्टा इस्तेमाल करता है जो कि ठीक नहीं है, जो कि भारतीय मानकों के हिसाब से नहीं है। तो इसके बारे में भी कानून है। यदि कोई वो यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है और उसका गलत उपयोग करता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। पहले आप देखिए ये वीडियो। ये किसी ने मुझसे पूछा है कि ऐसे केसेस में क्या सज़ा हो सकती है। निकाल तो है रिमोट, क्या रिमोट है तेरे को? कौन सा रिमोट, कौन सा? हाँ जी कर दिया। हाँ देखो एक मिनट, ये रिमोट से काम कर रहा है। अभी करिए वाला रिमोट से बदल। ये देखिए, ये 57 किलो का आदमी अब इसको कितने किलो का बना दिया? बनाओ बेटे दोबारा रिमोट। हमें रिमोट बना 25, ये 25 किलो का कर दिया। ये रिमोट इसका बाड़ी नहीं, इसके पास है। और ये ऐसे ही बेवकूफ बना करके आपको लूटते हैं। ये देखिए, इसी ग्रिल का वजन जिसका अभी 11 किलो 800 ग्राम बता रहा है। अब चालू कर भी रिमोट जरा। एक्चुअल में वजन अब जो एक्चुअल वजन आ रहा है वो आ रहा है 26 किलो 600 ग्राम। मेरे को तो ये भी अभी कम लग रहा है। इसमें भी हेरा फेरी है सर, अभी भी है। આ પોટકાનું વજન 6.5 કિલો થયું। ચાલ હટાવો। આની નીચે ચીટિંગ કરવામાં આવ્યું છે। અહીંયા પથરો મૂકવામાં આવ્યો છે। આ તમે જોવો એ પથરો, આ પથરો હટાવી લેવી એટલે આનું આ આપણે પાછું મૂકવી છે। જીરો કર, -3 કિલો જતું રહેશે। જીરો મૂક। હવે આનું વજન આવ્યું 9.5 કિલો। 9.5 કિલો વજન આવ્યું એટલે આ એક પોટકામાંથી એને 4 કિલો વજન ચોરી કરે છે। તો મિત્રો, સોસાયટીમાં આવા ફેરૈયા આવે તો તમે ધ્યાન રાખો। આ કાંટામાં નીચે સિટિંગ કરે છે જેથી કરીને આપણા ઘરેથી કોઈને ખબર ના હોય, ખબર પડે। આ વ્યક્તિને જોઈ લો, આવા ઘણા પણ સોસાયટીમાં આવે છે। આ મોટા વરાસા गोपीनाथ सोसाइटी में चीटिंग करवा आवेलो हतो, जेने पकड़ी पाड़ेलो छे। तो देखा आपने वीडियो, किस तरह से ये लोग दे आर ट्राइंग टू मेक बोथ एंड्स मीट इन दिस पैंडमिक। मे बी इट्स अ प्रैक्टिस विच कुड बी प्रिवेलिंग बिफोर दिस पैंडमिक। आई डोंट नो व्हाट कुड हैव बीन द रीज़न बिहाइंड इट। मैं नहीं जानता कि ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ, अपराध यदि कर भी रहे हैं तो लगता नहीं कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे चोर हैं। ये बहुत छोटा काम कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं है कि आपकी जेब पर कॉरपोरेट्स लोग इससे बड़ा डाका डाल चुके हैं और डालते जा रहे हैं और आगे भी उम्मीद है कि डालते रहेंगे, जिसके बारे में हम कभी भी आवाज़ नहीं उठाते। बहरहाल आपने वीडियो भेजा है तो मैं वेट्स एंड मेजर से रिलेटेड ही आपको 2-3 सेक्शंस बता देता हूँ इसमें क्या हो रहा है। देखिए, पहला सेक्शन है सेक्शन 267 IPC, जो कि डील करता है मेकिंग और सेलिंग ऑफ फॉल्स वेट्स एंड मेजर्स। जो कि फॉल्स वेट और मेजर को बनाता है या बेचता है, उसके ऊपर सेक्शन 267 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें 1 साल तक की सज़ा, फ़ाइन हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। अगला सेक्शन है जो इसको डील करता है वो है सेक्शन 266 IPC। इसमें है बीइंग इन द पोजेशन ऑफ फॉल्स वेट्स एंड मेजर्स। जो भी व्यक्ति जिसके पास इस प्रकार का फॉल्स वेट और मेजर्स हैं, जिसके कब्ज़े में हैं, उस व्यक्ति को इस सेक्शन के तहत बुक किया जा सकता है, जिसमें सज़ा 1 साल तक की है, जुर्माना है या फिर दोनों हो सकते हैं। एक और सेक्शन है जो इस सिचुएशन को डील करता है, वो है सेक्शन 264 IPC, धारा 264। इसमें ये है कि फ्रॉडुलेंट यूज़ ऑफ फॉल्स वेट्स एंड मेजर्स। जो भी फॉल्स वेट और मेजर्स का फ्रॉडुलेंट यूज़ करेगा, यानी धोखा देने की इरादे से नोइंगली उसको करेगा, तो उसको भी 1 साल की सज़ा, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। यहाँ तक भी पूरा नहीं होता, इसके अंदर एक और सेक्शन मैं जोड़ना चाहूँगा, सेक्शन 418। 420 का आपने सुना होगा, 420C करता है, मेरे साथ वो चीटिंग का है, लेकिन इसमें भी 418 यानी कि धारा 418 रॉन्गफुल लॉस के लिए की गई चीटिंग है।
उसमें भी व्यक्ति को बुक किया जा सकता है। इसमें सज़ा जो है 3 साल तक की हो सकती है। आपके मन में अभी थोड़ा गुस्सा हो रहा होगा कि शायद हम कितनी बार इस प्रकार से ठगे जा चुके हों, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आपकी जेब पर डाका हज़ारों लाखों रुपयों का लगातार MNCs जो हैं, बाहर की कंपनी जो हैं, आके डाका डाल रही हैं। ये तो छोटे चोर हैं, इनकी जो टारगेट्स हैं, इनके छोटे टारगेट हैं, हो सकता है इनके 10, 5, 20 रुपये टारगेट हों, लेकिन जो MNCs हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, जो पूंजीपति हैं, उनके टारगेट्स बहुत बड़े हैं। जितना बड़ा आदमी उतने बड़े उसके टारगेट्स और उतनी ज़्यादा बेईमानी की संभावना। तो इन छोटे चीटर्स के ऊपर आप फोकस ना करें, मैं कहूँगा इसे जाने दें। मैं आज यहाँ पर आपसे बात कुछ और करना चाहता हूँ। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, चोरी या चीटिंग, बेईमानी एक मानसिकता है। ये समाज की एक मानसिकता है जो कमोबेश हमारे भारतीय समाज में नीचे तक आ चुकी है। जब नीचे तक व्यक्ति इस प्रकार से बेईमान हो जाए तो समझिए कि ऊपर तो बिल्कुल सिस्टम सड़ चुका है। जब गहराई में चली जाती हैं चीज़ें, जब बीमारी हड्डियों तक पहुंच जाती है, बोन मैरो तक भी पहुंच जाती है, तो आप समझिए कि वो पूरे शरीर में फैल चुकी है। तो जब आपके समाज का निम्नतम आय का व्यक्ति इस प्रकार के काम करता है, तो आप समझिए कि ऊपर पूंजीपति जो हैं वो बहुत ज़्यादा देश को खोखला कर चुके हैं, और इसी का जो फलस्वरूप जो है, उसी का जो फल है वो आपके सामने यहाँ पर गली गली मोहल्ले मोहल्ले इन लोगों के रूप में दिख रहा है। देखिए, सिस्टम जो है ऊपर से नीचे चलता है। फ्रॉम द टॉप इट परकोलेट्स टू द बॉटम। ऊपर के लोग जो करेंगे, जो ऊपर के जिनको हम श्रेष्ठ मनुष्य बोलते हैं समाज के, वो जिस प्रकार का आचरण करते हैं, नीचे के लोग उसी को देखकर आचरण करते हैं। जब पता चलता है कई लाख करोड़ के घोटाले हो गए हैं, तो कबाड़ी वाला या छोटा दुकानदार अगर 10-5 रुपये का घोटाला करता है तो उसे लगता है कि वो जस्टिफाइड है, वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि दूसरा भी चोर है। लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए, आप ये कह के बच सकते हैं कि मुझसे बड़ा चोर मेरे पड़ोस में रहता है, मुझे मत गिरफ्तार कीजिए, मैं छोटा चोर हूँ लेकिन मुझसे बड़ा चोर मेरे पड़ोस में रहता है। ये एक एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता। ये अपराध तो है, ज़रूर है, लेकिन मैं कहूँगा कि फ़िलहाल आप छोटे व्यक्तियों के छोटे अपराधों को भूल जाइए, क्योंकि हो सकता है 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए ये कुछ कर रहा हो। मैं आपको 2-3 चीज़ें और शेयर करना चाहता हूँ। एक तो पहले मेरा बिलीव है कि ईच सोल इज़ पोटेंशियली डिवाइन। हर आत्मा जो है दैवीय है, उसमें कोई भी चेंज आया जा सकता है, कभी भी चेंज उसमें लाया जा सकता है। जो आज हो सकता है कुमार्ग पे हो, कल हो सकता है कि अच्छे मार्ग पर चले। रत्नाकर का आपने नाम सुना होगा, उसका हृदय परिवर्तन हुआ उनका, और वो महर्षि वाल्मीकि बने, जिनकी लिखी हुई रामायण आज जो है घर घर में पूजी जाती है। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, किसी का हृदय परिवर्तन होने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती। मैं आइए अब आपको इस देश में समस्या की जड़ पर लेकर चलता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लाओ त्से का नाम शायद आपने सुना हो। ये चाइनीज़ फिलोसोफर थे बहुत सदियों पहले, लाओ त्से, जिन्होंने ताओ ते चिंग लिखी थी। तो कहा जाता है, किंवदंती है, एक स्टोरी है जिसको मैं सर्टिफाई नहीं करता, मैं इस स्टोरी को प्रमाणित नहीं करता, लेकिन आशा करता हूँ इसमें से हम कुछ ना कुछ काम की बात ज़रूर सीख सकेंगे। तो हुआ यूँ कि लाओ त्से को तब के सम्राट ने, चाइना के सम्राट ने एक निमंत्रण दिया, एक आमंत्रण दिया कि आप हमारे यहाँ न्यायाधीश का कार्य कीजिए। न्याय करने के लिए लाओ त्से को अपॉइंट कर दिया गया। लाओ त्से पहले आनाकानी करते रहे कि नहीं, मेरे जैसा व्यक्ति न्याय का काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि मेरी जो सोच है वो सीधा आपकी जड़ों पर प्रहार करेगी, तो इसलिए आप मुझे न्यायाधीश न बनाएं। लेकिन सम्राट अड़ गए और उन्होंने कहा नहीं, कि आप ही न्याय का कार्य करेंगे। तो लाओ त्से को न्यायाधीश बना दिया गया, और पहला मुकदमा जब लाओ त्से के सामने आया तो घटनाक्रम कुछ ऐसा था कि एक गरीब चोर ने एक धनी सेठ के यहाँ पर चोरी की थी, और वो चोरी का सामान उस चोर से बरामद भी हो गया था, और चोर को और उस धनी सेठ को लाओ त्से के न्यायालय में हाजिर किया गया। राजा भी वहीं बैठे थे, सम्राट वहीं बैठे थे, ये देखने के लिए कि लाओ त्से किस प्रकार का न्याय करते हैं। लाओ त्से ने दोनों की बातों को सुना और चोर से पूछा, क्या तुमने इनके यहाँ पे चोरी की है? जो चोर ने मान लिया, क्योंकि सामान उसके यहीं से बरामद हुआ था। सेठ से भी पूछा कि ये सामान तुम्हारा है, ये जो धन है ये तुम्हारा है? तो सेठ ने भी कहा, ये धन मेरा है। अब वक्त था लाओ त्से के न्याय का। वो न्याय की घड़ी आ गई। लाओ त्से ने कहा कि इस सेठ को पकड़ के जेल में 6 महीने के लिए बंद कर दो, और इसका सारा माल गरीबों में बांट दो। अब राजा बहुत हैरान हुआ कि ये लाओ त्से, तुमने ये किस प्रकार का न्याय किया? तो लाओ त्से यहाँ कहते हैं कि देखिए, समाज में जो विषमता है ये उसी की वजह से चोरी कर रहा है। आपके शहर में चोर जो हैं वो अभाव की वजह से हैं। तो चोर ये नहीं है, चोर वो सेठ है जिसने ये सारी संपदा जो है अपने पास इकट्ठी कर ली है। कौन से इसके पास लॉफुल मीन्स हैं जिसकी वजह से इसके पास बहुत सारा धन है, और कौन से ऐसे मीन्स इस चोर के पास नहीं हैं जो
जिसकी वजह से इस चोर के पास ये धन नहीं है। तो सबसे बड़ा चोर वो सेठ है जिसने इतना सामान एक्यूमुलेट किया हुआ है, जिसने इतना सारा सामान अपने पास रखा हुआ है। तो ये है कारण मेन, ये मुख्य कारण है जो समाज में आर्थिक विषमताएं हैं। आर्थिक विषमताओं की अधिकता चोरी को और बेईमानी को जन्म देती है। अपराध का बेसिक मूल सिद्धांत है। एक्सेप्शंस फिर भी हैं, कईयों की आपराधिक प्रवृत्ति होती है। को भी छोटा मौका मिला है तो आप छोटी बेईमानी कर रहे हैं, बड़ा मौका मिलेगा तो आप बड़ी बेईमानी करेंगे। क्या गारंटी है कि ये जो छोटा वाला बेईमान है, जो कि आज तराजू तकड़ी बट्टा में हेरफेर कर रहा है, यदि इसे कल को कुछ और काम मिल गया, लाखों करोड़ों का हिसाब यदि इसे दे दिया गया, तो ये वहाँ पर बेईमानी नहीं करेगा। तो ये एक प्रकार की मानसिकता भी हो सकती है और ये एक प्रकार की आर्थिक विषमता का फल भी हो सकता है। तो ये दोनों थ्योरीज़ हैं, मैंने आपको इसके बारे में बता दी है, दोनों ही थ्योरीज़ के बारे में। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूं और आशा करता हूं कि आप जो मुझसे पूछना चाहते थे कि कौन कौन से चार्जेस में ऐसे लोगों को बुक किया जा सकता है, मैंने आपको बता दिए हैं। कोशिश कीजिए कि बड़े चोरों पर, बड़े बेईमानों पर, वहाँ जहाँ आपका ज़ोर चल सके वहाँ चलाइए, और इन लोगों से जो छोटे बेईमान हैं इनसे सिर्फ सतर्क रहिए, क्योंकि ये हो सकता है इनकी मजबूरी हो। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कठोर आपको कदम लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना सतर्क रहिए, सतर्कता आपका बचाव है। और कोशिश कीजिए कि जो बड़े पूंजीपति हैं, जो आपकी जेब पर बिना बताए आपको डाका मार रहे हैं, उनके खिलाफ आप कुछ कर सकें। चलिए इसी के साथ अपना वीडियो ख़त्म करता हूं और मिलता हूं आपके अगले प्रश्न पर और परिस्थितियों पर कानूनी विकल्पों के साथ विचार करने के लिए अगले वीडियो में।